हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजू सर। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो किसी भी क्लास में, चाहे वो 8 में हो, 9 में हो, 10th में हो, 11 में हो या 12 हो या 12 को पास कर लिए हों, उन सभी स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो बहुत ही अहम है। इस वीडियो में आपको सीखने का एक भरपूर मौका मिलेगा, इसीलिए हम हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करेंगे कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, ताकि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख सके और दूसरे को समझा भी सके। तो आइए हम लोग इस वीडियो से कुछ सीखते हैं। आज हम इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी को लेकर करते हैं। एक बार गर्मी के मौसम में दो आदमी एक गांव में सड़क के किनारे अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। चिलचिलाती धूप थी, काफ़ी गर्मी थी और दो आदमी के हरकत को तीसरा आदमी देख रहा था। तो दो आदमी वो क्या हरकत कर रहा था, तो सड़क के किनारे पहला आदमी एक गड्ढा कर रहा था और दूसरा आदमी उस गड्ढा को मिट्टी से भर रहा था। पहला आदमी गड्ढा कर रहा था और दूसरा आदमी उस गड्ढा किए हुए को मिट्टी से भर रहा था। वो जो तीसरा आदमी जो दूर से उसके हरकत को जो देख रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पहला आदमी कुछ दूरी पर गड्ढा करते हुए जा रहा है और दूसरा आदमी फिर उस गड्ढा को मिट्टी से भरते हुए जा रहा है। आखिर क्यों कर रहा है ऐसा? बहुत देर के बाद उस तीसरे आदमी को, जो बहुत दूर से देख रहा था, उस तीसरे आदमी को रहा नहीं गया और अंत में वो वहां पर जाकर उस दोनों आदमी से पूछा, भाई साहब, इस गर्मी के मौसम में, चिलचिलाती धूप में आप लोग ये सड़क के किनारे कर क्या रहे हैं? एक गड्ढा कर रहे हैं और दूसरा आदमी उस गड्ढा को भरते जा रहे हैं। जब तक आप भरते हैं तब तक पहला आदमी गड्ढा कर देता है, गड्ढा करके फिर आगे बढ़ता है, फिर आप उस गड्ढे में मिट्टी को डाल करके बंद कर देते हैं। आखिर कर क्या रहे हैं? तब वो दोनों आदमी उस तीसरे आदमी को जवाब देता है कि हम लोग भारत सरकार के वर्कर हैं, भारत सरकार के अंडर में हम लोग नौकरी करते हैं और हम लोग वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत हैं। हमारे ग्रुप में 3 आदमी हैं, जिसमें पहला आदमी का काम है गड्ढा करना, दूसरा आदमी का काम है उस गड्ढे में बीज को डालना और तीसरा आदमी का काम है उस गड्ढे में मिट्टी को डालना। वो बीच वाला आदमी जो बीज डालता है, उसका तबीयत खराब होने के कारण वो छुट्टी पर है और इसीलिए हम अपना काम, अर्थात मेरा काम गड्ढा करने का है, वो गड्ढा कर रहे हैं और तीसरा आदमी का काम मिट्टी डालने का है, वो मिट्टी डाल रहे हैं और हम अपना काम करते आ रहे हैं। जिस समय वो ठीक हो जाएगा फिर वो हमारे साथ इस ग्रुप में शामिल हो जाएगा और वो अपने काम को आगे बढ़ाएगा। उसके कारण हम अपने काम को तो रोक नहीं सकते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अभी लॉकडाउन जैसे लगा था वैसे चला जाएगा। कोरोना जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा। आप लोग जानते हैं, जब अच्छा दिन नहीं रुका तो बुरा दिन कैसे रुकेगा? बुरा दिन भी नहीं रुकेगा। लेकिन इस लॉकडाउन, इस कोरोना के समय में आप अपना कर्तव्य को नहीं छोड़िए। आपका जो कर्तव्य है, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आपका जो कर्तव्य है वो हमेशा निरंतर चलते रहने दीजिए। और अभी आपका मेन कर्तव्य है स्टडी। याद रखिए, कोरोना जैसे आया था वैसे ही चला जाएगा, लेकिन अभी जो आपका समय है ये बहुत कीमती समय है। ये समय यदि चला गया तो ये दोबारा नहीं आएगा। तो याद रखना है, इस समय का भरपूर उपयोग आप लोग कीजिए।
अभी बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि सर स्टडी कितना करें। तो आपको हम बता दें, स्टडी एक रेस के तरह होता है। जी हाँ, स्टडी एक रेस के तरह होता है। आप इस रेस में इतना स्लो ना दौड़े, इतना धीमा नहीं दौड़े कि आपका दुश्मन आगे निकल जाए, और इस रेस में, स्टडी के रेस में इतना फास्ट भी ना दौड़े कि आपका दोस्त पीछे रह जाए। आप कितना दौड़ना है, तो इतना दौड़ना है कि आपका दुश्मन भी आगे ना निकले और आपका दोस्त भी पीछे ना रहे। तो आपको तय करना है कि रेस में कितना स्पीड से दौड़ना है। स्टडी के दौरान क्या ना करें, तो याद रखें, स्टडी का 3 बहुत बड़ा दुश्मन है। हाँ, स्टडी का 3 बहुत बड़ा दुश्मन, खाना, पीना और मोबाइल। फिर से बता दे, खाना, पीना और मोबाइल। जैसे जो आदमी स्टडी करते हैं उनको हम देखते हैं कि वो स्टडी के दौरान बीच बीच में 10 बार पानी पीते हैं। यदि वो 10 बार पानी पिएंगे तो 20 बार बाथरूम जाएंगे, 20 बार टॉयलेट जाएंगे और स्टडी से लिंक टूट जाएगा। तो याद रखें, सेल्फ स्टडी के दौरान ये 3 आपका बहुत बड़ा शत्रु है, खाना, पीना और मोबाइल। इन 3 शत्रु से बचकर रहें, स्टडी आपका सफल होगा। इस लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हम तो बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। तो याद रखिए, इस लॉकडाउन में आप कितना स्टडी करते हैं ये ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है। फिर से सुनिए, इस लॉकडाउन में आप कितना स्टडी करते हैं ये ज़्यादा अहमियत नहीं रखता है, बल्कि ये ज़्यादा अहमियत रखता है कि इस लॉकडाउन में आप कितना स्टडी कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि अभी आपका यही एक उपाय है, यही एक बहुत बड़ा मंत्र है। अभी जितना आपको समय मिल रहा है, फिर आपको इतना समय नहीं मिलेगा। इसीलिए जितना से जितना हो सके आप सेल्फ स्टडी पर पूरा ताकत झोंक दीजिए। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी जो क्लास 11th में जो स्टूडेंट आए हैं वो हमसे एक ही सवाल पूछते हैं कि सर हमको तो नहीं मालूम है कि हम आगे क्या रखें, आप ही हमको मार्गदर्शन दीजिए। तो हाल फिलहाल में 2 स्टूडेंट से हमसे मुलाकात हुआ, 2 स्टूडेंट हमसे मिले हाल फिलहाल में। उसमें एक स्टूडेंट हमसे पूछते हैं सर अब हम क्या करें आगे, कौन सा विषय लें, कौन सा विषय लेना हमसे हमारे लिए अच्छा होगा। तो पहले हम उन स्टूडेंट से पूछें कि आप आगे क्या बनना चाहते, क्योंकि आपका कैरियर यहीं से शुरू होता है। 10th पास के बाद आप क्या बनना चाहते उस दिशा में जाइए। तो वो स्टूडेंट मुझे बताया कि सर हम तो इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो हम बोले यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आंख मूंद कर आप मैथ रख लीजिए, और कुछ नहीं, आंख मूंद कर मैथ रख लीजिए, क्योंकि यही मैथ आपको इंजीनियर के लक्ष्य तक पहुंचा देगा। इस पर एक दूसरा स्टूडेंट जो बगल में था वो भी हमको बोला सर आप हमको भी बता दीजिए कि हम क्या करें। तो हम बोले कि आप भी मैथ रख लीजिए। वो स्टूडेंट हमको क्या जवाब देता है मालूम? वो स्टूडेंट हमको जवाब देता है सर हम तो इंजीनियर बनना नहीं चाहते हैं, हम इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना चाहते हैं, तो हम मैथ क्यों रखें। हम समझ गए कि हो सकता है इस स्टूडेंट को मैथ का पूर्ण जानकारी नहीं है। मैथ क्यों रखे, मैथ रखने से क्या कैरियर बनता है, मैथ रखने से आगे आपको क्या फ़ायदा है, मैथ रखने से आप किस सेक्टर में जाइएगा, मैथ रखने से आपका भविष्य कितना उज्जवल हो सकता है। आखिर मैथ सब्जेक्ट
सभी सब्जेक्ट से आगे क्यों रखा गया है, हम समझ गए कि ये सभी क्वेश्चन का आंसर इस स्टूडेंट को नहीं मालूम है। तो उस स्टूडेंट को तो वहाँ पर हम शॉर्ट में आपको बता दिए, उस स्टूडेंट को वहाँ पर हम शॉर्ट में तो बता दिए, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिसको अभी भी ये नहीं मालूम है कि मैथ क्या चीज़ है, मैथ कौन सा विषय है, मैथ रखने से क्या फ़ायदा है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको मैथ सब्जेक्ट का A to Z जानकारी हम देते जाएं। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमको पूर्ण उम्मीद है कि आपको A to Z मैथ सब्जेक्ट का जानकारी मिल जाएगा। तो अभी आप हमारा आवाज़ को ध्यान से सुनिए और बोर्ड पर जो आ रहा है वर्ड उसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हमको पूर्ण उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आज आप मैथ सब्जेक्ट के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिकल फील्ड से पढ़ाई करते हैं तो आप मेडिकल फील्ड को छोड़कर लगभग किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। एक बार फिर से बता दें, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ आप मेडिकल फील्ड को छोड़कर बाकी किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। कुछ दिन पहले हम आपको बोले थे कि मैथ एक चौक है जहां से हर एक कैरियर का रास्ता निकलता है, ठीक। यानी मैथ से आप MBBS, BHMS या BDS आप नहीं कर सकते हैं और लगभग सभी कोर्स को कर सकते हैं। तो अब आप जानिए आप किन किन कोर्स को कर सकते हैं, अर्थात किस किस सेक्टर में आप जा सकते हैं मैथ रखकर। PCM से यदि आप 11th या 12th करते हैं, फिर से सुनिए, PCM से यदि आप 11th या 12th करते हैं तो आप मुख्य रूप से किन किन क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को PCM का फुल फॉर्म बता दें। PCM का पूरा नाम फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ होता है। तो हम जब भी आप लोगों को PCM बोले तो आप समझ जाइए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ बोल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। PCM वाले स्टूडेंट अपना कैरियर कहां कहां बना सकते हैं। सबसे पहले इंजीनियरिंग की बात करते हैं। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो BTech, जिसका पूरा नाम होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर BE अर्थात बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यह इंजीनियरिंग का जो कोर्स होता है यह मुख्य रूप से 4 साल का होता है, अर्थात यह कोर्स 4 साल में पूरा कंप्लीट हो जाता है। यदि आप टॉप इंडियाज इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो फिर IIT JEE एग्ज़ाम देना होता है। यह मुख्य रूप से नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। फिर से सुनिए, ये जो अभी आपको एग्जामिनेशन का नाम बताए हैं ये नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन होता है। यह नेशनल लेवल का इंट्रांस एग्जामिनेशन है, यह नेशनल लेवल का इंट्रांस एग्जामिनेशन है। इस एग्जामिनेशन को NTA, फिर से सुनिए, NTA अर्थात नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, अर्थात यही एजेंसी इस एग्ज़ाम को देखती है। अगर आपको जी का एग्जामिनेशन देना है तो आपको 12 के बाद एग्जामिनेशन में 75% मार्क्स आने चाहिए। फिर से सुनिए, यदि आप चाहते हैं कि जी का एग्जामिनेशन आप दें तो आपको 12th में 75% मार्क्स आने चाहिए, तभी ही आप इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, अन्यथा इस एग्जामिनेशन को भूलना पड़ेगा। अगर आप जनरल या OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं
अर्थात जो स्टूडेंट SC या ST के अंतर्गत आते हैं वैसे स्टूडेंट को 12th के एग्जामिनेशन में मिनिमम 65% 65% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। हम आपको अभी उन स्टूडेंट के बारे में बताए हैं जिसका मुख्य लक्ष्य सिर्फ इंजीनियरिंग का है या इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के बारे में सोच रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं जिसके बारे में भी आप लोगों को अच्छी तरह समझना होगा। अर्थात इंजीनियरिंग में बहुत सारे फैकल्टी होते हैं जिस फैकल्टी से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। तो आइए अब हम उन ब्रांचेस के बारे में बता रहे हैं जिसके तहत आप उस तरह के इंजीनियर बन सकते हैं। तो पहला ब्रांच है जिसका नाम है केमिकल इंजीनियरिंग, दूसरा ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग, तीसरा ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, चौथा ब्रांच है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, पांचवा ब्रांच है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, छठा ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और सातवां ब्रांच है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, लेकिन अभी जो हम आप लोग को ब्रांचेज बताए हैं इंजीनियरिंग के, ये मुख्य ब्रांचेज हैं जिसके तहत आप इंजीनियर बन सकते हैं। यदि आप इंटरेस्ट हैं तो आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। और एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि यदि आपका लक्ष्य मजबूत है तो आप निश्चित रूप से इंजीनियरिंग के सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट का चर्चा कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो है उसे बी आर्च कहते हैं। इसका पूरा नाम बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट, फिर से सुनिए, इसका पूरा नाम बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट होता है। यदि आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को PCM की मदद से कर सकते हैं। तो PCM के मदद से आप आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं। अब हम तीसरा पॉइंट का चर्चा कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो है उसे इंटीग्रेटेड MSc कहते हैं। इसका पूरा नाम मास्टर ऑफ साइंस कोर्स कहते हैं। इस कोर्स से आप साइंस क्षेत्र में अपना कैरियर PCM की मदद से बना सकते हैं। अब हम चौथे पॉइंट का चर्चा कर रहे हैं। चौथे नंबर पर जो है उसे BCA कहते हैं। इसका पूरा नाम BCA का पूरा नाम बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। इस कोर्स की मदद से आप सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बहुत ऊंचा जा सकते हैं या सॉफ्टवेयर को विकसित करना आप सीख सकते हैं। अर्थात नए नए तरह के सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर सकते हैं, उसको रिलीज कर सकते हैं, बना सकते हैं PCM के मदद से। अब हम पांचवें पॉइंट का चर्चा कर रहे हैं। यदि आप 12th के बाद बीकॉम करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, यदि आप 12th के बाद बीकॉम करना चाहते हैं तो भी यह संभव है। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन ICOM के बाद BSc करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। इसका मतलब है ICOM से आप BSc नहीं कर सकते हैं, लेकिन ISc से आप बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम का पूरा नाम बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है। यदि आप इन फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो फिर आप डिफेंस के फील्ड में भी जा सकते हैं। तो चलिए 6 पॉइंट को देखते हैं। अगर आप PCM किए हैं तो डिफेंस में, नेवी, आर्मी या एयर फोर्स में
जा सकते हैं, अर्थात इसमें से किसी एक क्षेत्र में अपना कैरियर बना सकते हैं। यदि आपका लक्ष्य है तो आप नेवी, आर्मी या एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं पीसीएम के मदद से। चलिए अब हम लोग 7वें पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। 7वें नंबर पर जो है उसे बीएससी डिग्री कहते हैं। इस कोर्स को काफ़ी स्टूडेंट जानते होंगे। इसका पूरा नाम बैचलर ऑफ साइंस कहते हैं। तो आप बीएससी की भी डिग्री पीसीएम के मदद से ले सकते हैं, अर्थात बीएससी भी पीसीएम से कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा अभी आप लोग बोर्ड पर बहुत सारे पॉइंट को देखते होंगे, अर्थात इसके अलावा बहुत सारे आपके कैरियर ऑप्शन हैं। यदि मैं एक एक करके बताऊं तो यह वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो मुख्य रूप से आप यह जान लीजिए कि आप बीए, एलएलबी अर्थात बैचलर ऑफ लॉ, एजुकेशन के सेक्टर में, टीचिंग के सेक्टर में, ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स के सेक्टर में, फैशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, डिजाइनिंग के सेक्टर में, मीडिया या फिर जर्नलिज्म कोर्स के सेक्टर में तथा इसके अलावा अनेकों सेक्टर में पीसीएम के मदद से आप जा सकते हैं तथा अपना कैरियर को बना सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिविल सर्विस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो भी आप पीसीएम की मदद से इस सेक्टर में अपना कैरियर को बना सकते हैं। आप यूपीएससी का एग्जामिनेशन को दे सकते हैं यदि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ से पास किए हैं तो। मान लीजिए कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ से 12th पास किए हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, आइए पहले इसको समझते हैं। उसके बाद बैचलर की डिग्री को कंप्लीट करना होगा। ध्यान से सुनिए, बैचलर की डिग्री को कंप्लीट करना होगा। बैचलर की डिग्री के लिए बीटेक या बीएससी या बीकॉम को पास करना होगा। इसके बाद आप सिविल कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं और आप आईएएस, आईपीएस या फिर आईएफएस बन सकते हैं तथा अपने लक्ष्य को पीसीएम के मदद से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इन सभी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो आप पीसीएम की मदद से बैंक के क्षेत्र में भी अपना कैरियर को बना सकते हैं। ध्यान से सुनिए, आप पीसीएम के मदद से बैंक के क्षेत्र में भी अपना कैरियर को बना सकते हैं। इसके लिए 12th पास कर ग्रेजुएशन करने के बाद आप बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हैं तथा आप बैंक पीओ भी बन सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास पीसीएम करने के बाद बहुत ही सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा भी बहुत और ऑप्शन हैं जिससे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको एक लक्ष्य को तय करना है तथा उस लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना है। कठिन परिश्रम का कुछ मंत्र हम आपको पहले ही बता दिए हैं। बीच बीच में हम और भी कुछ मंत्र को लेकर आपके सामने आते रहेंगे। याद रखना है कि आप उसे ही अपना लक्ष्य बनाइए जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है। जिस फील्ड में आपको मन लगता है उस फील्ड को लक्ष्य बनाने से आपका लक्ष्य आसान हो जाएगा तथा आप अंतिम लक्ष्य तक बहुत ही कम समय में पहुंच सकते हैं। ध्यान से सुनिए, जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत ही कम समय लगेगा। अब कुछ स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर मैथ से नुकसान क्या है। जहां तक मुझे लगता है कि मैथ से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मैथ ऐसे समझिए कि मैथ वह आयुर्वेद उपचार है
जिसका कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होता है। अर्थात मैथ रखने वाले स्टूडेंट को फायदे ही फायदा है, नुकसान नहीं के बराबर है। अर्थात मैथ रखने से कोई नुकसान आपको भविष्य में नहीं होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये बोलते हैं कि मैथ से सर हमको डर लगता है। तो अब हम उन स्टूडेंट के बारे में बता रहे हैं जिन्हें मैथ से डर लगता है। जो स्टूडेंट मैथ से दूर भागते हैं, जिसे मैथ पढ़ने में समझ नहीं आता है, जिसे मैथ पढ़ने पर सर में दर्द होने लगता है, मैथ को बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट समझते हैं, जिस स्टूडेंट के मन में इस तरह की भावना आती है कि हे भगवान या अल्लाह ओ गॉड, इस मैथ सब्जेक्ट को पृथ्वी से उठा ले लीजिए, उसके बदले में मैं आपको कुछ दूंगा। तो वैसे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजे। मैं आपको इस तरह का आसान तरीका बताएंगे जिससे आप मैथ से दूर भागना समाप्त हो जाएगा और आप लोग मैथ के दीवाने बन जाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वेरी थैंक्स।